ठीक है, ऐसे तुमको शायद नहीं मालूम होगा कि व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी। यू नो प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड का नाम सुने हो? ईएसआई का नाम सुने हो? ग्रेचुइटी का यस। नाम सुने हो? एक्सीडेंट या डेथ हो जाने पे जब मुआवजा मिलता है, उसको जानते हो कैसा होता है? हैव यू हर्ड ऑफ दिस? यस मैम, आपने पेरोल में पढ़ा है। right? A great part of it is in social security. अब देखो, क्योंकि मेन में पढ़ रहे हो इसलिए हम फिर से इस चीज को रिवाइज करवा देते हैं। सोशल सिक्योरिटी क्या होता है? सी, हमारी कंट्री में, अगर हमारे कंट्री की पूरी पॉपुलेशन को कंसिडर करो तो द एंटायर पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। वन कैटेगरी इज दैट कैटेगरी जो कि यू नो मेंटली और फिजिकली फिट है। एक कैटेगरी अगर डिवाइड करो, वन इज मेंटली एंड फिजिकली फिट, द अदर कैटेगरी इज मेंटली एंड फिजिकली नॉट फिट। या तो मेंटली फिट नहीं है, जैसे जो पागल है, जो जिसका सेंसस काम नहीं करता है, कोऑर्डिनेटेड नहीं है, और जो फिजिकली फिट नहीं है, यू नो समवन हु डज नॉट हैव, हु इज डिसेबल्ड and cannot work. Okay, disabled to the extent that they cannot work, because a lot of disabled people are working. So this is the broad two division of the total population in India. One that is physically and mentally fit, the other which is physically and mentally not fit. तो जो फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है वो तो एनीवेज काम नहीं करेंगे, पर जो फिट है उस पॉपुलेशन को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो पार्ट जो काम करना चाहता है, willing to employ, okay, willing to employ, और दूसरा वो पार्ट जो काम नहीं करना चाहता है। सारे फिजिकली और मेंटली फिट आदमी काम करना चाहते हैं क्या? नहीं करना चाहते हैं। So that is another category, the mentally and physically fit people who are unwilling to work. कैसे लोग आते हैं ऐसे में? जो सब, जिनका सब कुछ ठीक है, हाथ पैर सही सलामत है, दिमाग से सही है, हाथ पैर से तंदुरुस्त है, पर वो काम नहीं करना चाहते हैं। आप अपने आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते होंगे। कौन लोग हैं वो? जल्दी से बताइए। अच्छा, कैसे लोग होते हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं सब कुछ सही सही होने के बाद भी? ये सनीशा? हम थ्योरी एक्स स्टार्ट करो। नहीं नहीं, इट्स नॉट रिलेटेड टू दैट। सारा, तुम ये बताओ कि सारे भिखारी तुमको ऐसे लगते हैं कि वो डिसेबल्ड हैं? नहीं है ना? नो और मैम। बहुत सारे लोग हैं जो कि एकदम अच्छे से काम कर सकते हैं पर काम नहीं करना चाहते, भीख मांग रहे हैं, राइट? साधु संत अपना प्रोफेशन बना लिए टीका लगाना, दे आर नॉट वर्किंग, वो दूसरों के चंदा पे जिंदा है, राइट? इसके अलावा women of many families, जहाँ ये मान्यता है कि भाई why send out women outside to work, वैसे घर की औरतें काम नहीं कर रही हैं, नहीं कर रही है ना, सब कुछ मेंटली फिजिकली फिट होने के बावजूद। तो उस तरीके से कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें लोग फिजिकली मेंटली फिट हैं बट दे आर अनविलिंग टू वर्क। अब ऐसी कैटेगरी को छोड़ दो, जो पहले की कैटेगरी थी उसको आगे बढ़ाओ। पहले की कैटेगरी क्या है? इसके पहले जो विलिंग है, जो मेंटली फिजिकली फिट भी है और जो विलिंग भी है। तुम्हारी विलिंगनेस से कुछ नहीं होता है, उसमें भी दो कैटेगरी हो सकती है, वन दैट इज एम्प्लॉयड एंड टू दैट इज अनएम्प्लॉयड, है ना? एक वो कैटेगरी जो जिसको कि एम्प्लॉयमेंट है, जैसे इफ आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ फिजिकली मेंटली फिट पर्सन who is willing to employ and who also has an employment, but there are people who are willing to employ but doesn't have a employment.
doesn't have an employment, like people who are looking for jobs, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, राइट. सेकेंडली, तुम लोग स्टूडेंट्स हो अभी, you are willing to work but since you are student you are not working. ठीक है, तो आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो लोग मेंटली और फिजिकली फिट हैं, जो लोग विलिंग टू वर्क हैं और जो लोग एक्चुअल में काम भी कर रहे हैं, इन तीनों कैटेगरी को अगर तुम मिला दो तो ये सिर्फ 33% ऑफ टोटल इंडियन पॉपुलेशन है. These are just 33% of the total Indian population. Whereas बाकी कैटेगरीज को अगर तुम जोड़ दो तो वो 67% है. Okay? This means कि 67% of Indian population is dependent upon 33% of Indian population for their livelihood, like this. Okay? इसीलिए सोशल सिक्योरिटी देना जरूरी होता है. Now, social security होता क्या है? What is social security? You can see that the word social security is split into two parts. When you split it into two parts, you get it as one is social मतलब society, and the other one is security. Security तुम लोग सब समझते हो, ठीक है? वैसी कंडीशंस हमारे लाइफ में जहां या तो हमारी वर्किंग कैपेसिटी बिल्कुल घट जाती है या फिर हमारी वर्किंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है. ऐसी कंडीशंस जब भी हमारे लाइफ में आती हैं तो जनरली ऐसे कंडीशंस में आप सिर्फ अकेले अपनी मदद नहीं कर सकते हैं. यू नीड सोसाइटी ऑन लार्ज टू कम एंड वर्क फॉर यू, हेल्प यू और सिक्योर यू. Got it? I'm repeating the statement. सोशल सिक्योरिटी जनरली जब तुम आगे पढ़ोगे तो वो ये देखोगे कि वैसी कंडीशंस हमारे लाइफ में जहां या तो हमारी वर्किंग कैपेसिटी बिल्कुल घट जाती है या फिर खत्म हो जाती है. जैसे सिकनेस, बीमार हो तुम, ठीक है? अब ये सिकनेस का मतलब सिर्फ सर्दी खांसी बुखार नहीं होता है. This sickness could be a lot more than just a viral fever. For example, if God forbid someone has encountered some serious disease, some serious ailment like cancer, like TB, like any other thing, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तुम अगर कहीं नौकरी कर रहे हो तो दो चीजें होंगी. अगर सोशल सिक्योरिटी से तुम प्रोटेक्टेड नहीं हो तो तुम्हारा एम्प्लॉयर तुमको निकाल देगा ना, because you'll be unfit to work. Your working capacity has gone down. Your working capacity has gone down. So probably the employer will fire you. लेकिन सोशल सिक्योरिटी से तुम बचे रहते हो. अंडरस्टूड? सिकनेस एक ऐसा कंडीशन है जो सोशल सिक्योरिटी के कंडीशंस में आता है. सिकनेस में क्या होता है? तुम्हारी वर्किंग कैपेसिटी घट जाती है या खत्म हो जाती है? घट जाती है. यस. सेकंड इज, लिखते जाओ सोशल सिक्योरिटी का ये पॉइंट्स लिख लेना, ठीक है, कि कैसी कंटिजेंसीज या कैसी इमरजेंसी है हमारे लाइफ में जिसमें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाना जरूरी है. वन इज सिकनेस, द अदर वन इज मैटरनिटी. मैटरनिटी यानी मातृत्व, ये भी वैसा कंडीशन है लाइफ का जहां आपकी वर्किंग कैपेसिटी घट जाती है. अगर तुम सोशल, ठीक है, पहले लिख लो सिकनेस, मैटरनिटी, then you write disablement, death and unemployment. ओके, ये मेन कंडीशंस हैं या मेन कंटिजेंसी है हमारी लाइफ की
when either your working capacity goes down or it is completely over. देखो, हर पॉलिसी या हर प्रिंसिपल के पीछे कोई एक नाम होता है. जैसे अगर हम देश की आज़ादी की बात करें तो हम महात्मा गांधी के बिना उसकी चर्चा नहीं कर सकते हैं. उसी तरीके से अगर हम सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो हम रिकार्डो के बिना सोशल सिक्योरिटी को डिस्कस नहीं कर सकते. रिकार्डो इज अ बिग नेम इन सोशल सिक्योरिटी. He was the one who defined social security like this. So the conditions, the major contingencies of life being sickness, maternity, disablement, death, and unemployment. Okay. अब ये कंडीशंस में क्यों ऐसा बोला जाता है कि तुम सिर्फ अकेले अपनी मदद नहीं कर सकते हो? सी, इन सिकनेस क्या होगा? एक तो तुम बीमार हो and you're not useful to the organization. The organization or the employer will have a general tendency to fire you off. So there will be two things. One, पहले तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, दूसरा तुम्हारा इनकम इंटरप्ट होगा. ओके, ये दोनों चीजों को बचाने के लिए तुमको अलग अलग लॉज से, अलग अलग कानून से बचाया जाता है तुम्हारी नौकरी को. द सेकेंड इज, और फैसिलिटी दिया जाता है. ठीक है, अगर आप सिक हैं तो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी. या आगे आगे तुम लोगों को बहुत लॉ नहीं पढ़ना है बीबीए में, एमबीए में पढ़ना है डिटेल्स में. तो अभी बस जान लो कि क्या क्या सोशल सिक्योरिटी में आता है. The second is maternity. Maternity is that state of condition where it is not so smooth for everyone, and by very naturally the working condition of a woman goes down. In that condition, कोई भी एम्प्लॉयर ये चाहेगा नो वर्क नो पे, तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है. सो देयर आर कंडीशंस कि एक तो तुम्हारा कंडीशन ऐसा नहीं है कि तुम काम कर सको, और दूसरा तुम्हारी नौकरी भी चली जाए. ओके, द थर्ड वन इज डिसेबलमेंट. देखो, डिसेबलमेंट पुरानी मूवीज को अगर तुम देखोगे, पुरानी मूवीज यानी एज इन 60s 70s की मूवी अगर तुम देखोगे तो वहां पर तुम ये देख पाओगे कि कोई मजदूर है, वो इंजर्ड हो गया, उसका हाथ कट गया, खून आ रहा है, और जो बाकी मजदूर हैं या जो ट्रेड यूनियन के लीडर हैं वो उसको लेकर के मालिक के पास जाते हैं और फिर कहते हैं कि मुआवजा दीजिए. देखे हो कभी? क्योंकि मजदूर इस मिल में है. ओके, या फिर ये मजदूर इस मिल में आपका काम करने के समय में इंजर्ड हुआ है. दैट इज व्हाई यू बेयर द ओनर्स ऑफ गिविंग कॉम्पेंसेशन टू दिस वर्कर. इसकी शुरुआत इस तरह हुई थी कि ये जो लॉ, जिस लॉ से पैसा मिलता है या मुआवजा दिया जाता है, वो 1923 का लॉ है. ठीक है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923. इस लॉ में, ये लॉ तुम अगर डेट देखोगे तो तुम देखोगे कि आजादी के भी 27 साल पहले का ये लॉ है. उस समय अंग्रेजों का शासन था. ठीक है, यानी गवर्नमेंट अंग्रेज की, कोर्ट जाओगे वहां अंग्रेज बैठा है. तो मजदूर को अगर चोट लगती थी या वो मर जाता था या उसको इंजरी होती थी तो ये बोला जाता था कि नहीं, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, फैक्ट्री में कुछ नहीं हुआ. तुमको अगर प्रॉब्लम है तो तुम कोर्ट जाके लड़ाई करो इसके बारे में. ना जस्ट इमेजिन कि जिस मजदूर को खाने का पैसा नहीं है वो कोर्ट और वकील का पैसा तो डेफिनेटली नहीं दे सकता है. तो ऐसे क्या होता था, बहुत सारे मजदूरों का राइट चला जाता था और मुआवजा नहीं मिलता था. लेटर ऑन गवर्नमेंट थोड़ा सजग हुई इसके लिए और 1923 में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 आया जिससे कि इन लोगों को मुआवजा दिया जाता है. डिसेबलमेंट में एक्सीडेंट आता है. ठीक है, डिसेबलमेंट में डेथ भी आता है. सपोज करो कि फैक्ट्री में कोई एक्सीडेंट हुआ, क्या हो रहा है प्रत्यय? यार वो भूल जाते हो कभी कभी, नहीं? देखो,
ऑर्गेनाइजेशन में तो एक एक्सीडेंट अगर होता है, उस एक्सीडेंट से दो चीजें हो सकती हैं। एक डिसेबलमेंट हो सकता है, सिर्फ इंजरी हो सकती है, ठीक है, और दूसरा डेथ हो सकता है। अब डेथ हो गया तो फिर स्टोरी इज ओवर। लेकिन अगर एक्सीडेंट में डिसेबलमेंट हुआ, वो भी डिसेबलमेंट दो तरीके का हो सकता है, एक टेम्पररी डिसेबलमेंट और एक परमानेंट डिसेबलमेंट। हाथ कट गया तो वो परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया ना। लेकिन अगर फ्रैक्चर हो गया तो वो टेम्पररी है, क्योंकि वो ठीक हो जाएगा। कोई टेम्पररी अगर कोमा में चला जाता है तो भी उसको टेम्पररी डिसेबलमेंट में मानते हैं। स्पाइन इंजरी हो गई तो टेम्पररी में मानेंगे हम। तो टेम्पररी में लमसम लॉ कहता है कि 5 साल तक जो चीजें ठीक हो सकती हैं, जो इंजरी सही हो जाएगी 5 साल तक, उसको टेम्पररी में माना जाएगा। उसके लिए थोड़ा परमानेंट से कम पैसा दिया जाता है। और परमानेंट में क्या होता है, 5 साल से ऊपर जो इंजरी चली उसको हम परमानेंट डिसेबलमेंट कहते हैं। अब कॉम्पेंसेशन में सोशल सिक्योरिटी में मजदूर है, उसका हाथ कट गया, पैर कट गया, कोई बात हो गई और बीमार हो गया। आपको पता होगा कि कॉम्पेंसेशन में ऑक्यूपेशनल डिजीज के लिए भी स्पेस है। यानी तुम जानते हो ना कि सिगरेट फैक्ट्री और ये सब फैक्ट्री में जो एस्बेस्टस की फैक्ट्री में काम करोगे तो क्या होगा, एस्बेस्टियोसिस होगा। बहुत ज्यादा पेंट वगैरह की जो फैक्ट्री, वर्जिन पेंट वगैरह है ना, एशियन पेंट, ये सब पेंट की फैक्ट्री में काम करने से क्या होता है, नाखून वगैरह परमानेंटली डैमेज हो जाता है, क्योंकि लेड से बहुत काम होता है, हार्मफुल केमिकल्स होता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी इंडस्ट्री है। सिगरेट वगैरह की फैक्ट्री में फेफड़े में उसका डिपॉजिट होने का चांस होता है, तो कैंसर प्रोन होता है। उस तरीके से इस एक्ट में यानी इस कानून में लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज दिया गया है जिसमें कि ऑक्यूपेशनल डिजीज होने का चांस है। ऑक्यूपेशनल डिजीज मतलब ऑक्यूपेशन से अराइज होने वाली डिजीज। जैसे एक टीचर के लिए, एक कॉलेज लेक्चरर के लिए भी एज अ स्टैंडर्ड रेगुलेशन ये माना जाता है कि एक वीक में 18 घंटे का लेक्चर होना चाहिए, नॉट मोर देन दिस। क्योंकि बहुत ज्यादा बोलने से उसका कारण और भी होता है, क्योंकि दिस प्रोफेशन इज अबाउट स्टडीइंग, सो फैकल्टी शुड बी गिवन इनफ टाइम टू स्टडी आल्सो। और दूसरा रीजन ये ऑक्यूपेशनल चीजों के बारे में भी होता है कि देयर इज अ कैपेसिटी टू स्पीक। इफ यू गो ऑन टेकिंग क्लासेस फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल इवनिंग, योर वॉइस में स्टार्ट जारिंग, ओके, और फिर एक मेंटली ड्रेन हो जाते हैं लगातार लेक्चर होने से। तो ये सब ऑक्यूपेशनल से अराइज होने वाला जो हजार्ड है वो ऑक्यूपेशनल डिजीज में आता है। ये हुआ डिसेबलमेंट की बात। नाउ डेथ। डेथ होने से क्या होता है, तुम सोचो कि घर का अर्निंग मेंबर अगर सडनली मर जाए तो फिर उसकी फैमिली पे क्या असर पड़ेगा, राइट? एक तो वो that person died, the earning member of the family died. Second, if the income has stopped, अगले महीने से इनकम रुक जाएगा। और थर्ड, अगर उस कंडीशन में कोई सिक्योरिटी भी ना दी जाए उसको, तो उसकी फैमिली तो बिल्कुल रोड पे आ जाएगी, राइट? इसीलिए सोशल सिक्योरिटी वैसे टाइम पे दिया जाता है। ये बहुत सारे एक्ट के थ्रू दिया जाता है। जैसे प्रोविडेंट फंड की भी बात करोगे तो डेथ का उसमें प्रोविजन है कि अगर डेथ होगा तो उसमें सारा पैसा दे दिया जाता है, मतलब जो भी उसका बनता है। कॉम्पेंसेशन एक्ट में भी एक्सीडेंट से मर गया तो उसका अलग है, ईएसआई में भी डेथ का अलग है। ईएसआई एक एक्ट है, कानून है, जिसमें जो वर्कर्स के लिए मोस्टली बनाया गया था। आपको पता है कि इस लेवल के वर्कर्स के पास शायद बहुत तरीके से अंतिम संस्कार करने का भी पैसा नहीं होता है। तो देयर इज अ प्रोविजन टू गिव 15,000 मनी टू द एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली। फैमिली का जो बड़ा बेटा होता है उसको 15,000 फ्यूनरल बेनिफिट, यानी जलाने या दफनाने या जो भी लास्ट का रिचुअल राइट्स होता है उसके लिए। अगर बड़ा बेटा नहीं है तो फिर किसी और को दिया जाएगा। नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट। तुम सोचो कि कोई काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में, और अचानक उसको निकाल दिया जाए, अचानक या जिस भी रीजन से निकाला जाए, तो उसकी आर्थिक स्थिति तो चरमरा जाएगी। प्लस उसके ऊपर जो उसके परिवार वाले डिपेंडेंट है वो भी बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, यू नो।
सो ईएसआई एक्ट में, सिर्फ ईएसआई एक्ट में अनएम्प्लॉयमेंट के लिए एक प्रोविजन कवर किया हुआ है कि अगर हम किसी वर्कर को निकालते हैं तो अगले 1 साल तक जितना पैसा उसको मिल रहा था उसका हाफ यानी 50% अमाउंट दिया जाएगा जस्ट एज अ सिक्योरिटी, ताकि इतने दिन में तुम्हारा इनकम भी अब्रप्ट एंड ना हो और तुम दूसरी कोई नौकरी ढूंढो। अंडरस्टूड? अब देखो, ये तो सोशल सिक्योरिटी है। इसका ऑब्जेक्टिव बता सकते हो? तो पहले ये समझो कि सोशल सिक्योरिटी कितने टाइप की होती है। सोशल सिक्योरिटी मोस्टली 2 तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है भारत में। वन इज सोशल इंश्योरेंस, यानी आप और हम इंश्योरेंस की बात ज्यादा करेंगे क्योंकि वो लेबर लॉ से गाइडेड होता है। ठीक है, जितना भी तुम ये जानते हो, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, फ्यूनरल बेनिफिट, मेडिकल फैसिलिटीज, सिकनेस का, मैटरनिटी बेनिफिट, ये सब सोशल इंश्योरेंस है। लेकिन तुम लोग ये सुने हो विधवा पेंशन योजना या बेरोजगारी भत्ता? यस मैम, सुने। सुने हो? ये सब सोशल असिस्टेंस में आता है। यानी सोशल सिक्योरिटी हमारे कंट्री में 2 तरीके से इम्प्लीमेंट होती है। एक सोशल इंश्योरेंस जो कि सैलरीड क्लास के लिए, जब नौकरी करोगे तो तुम्हारा कुछ पैसा कटेगा, कुछ सरकार देगी, कुछ एम्प्लॉयर देगा, और तब तुम इसके लिए इस बेनिफिट के लिए एलिजिबल होगे। लेकिन दूसरा कैटेगरी वैसे लोगों का भी है जो कुछ भी कंट्रीब्यूट करने की कंडीशन में नहीं होते, जैसे ठेला वाला, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन रहने वाला आदमी जिसको खाना नहीं जुटता है, वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको छोड़ दिया जाए। इसीलिए सरकार सोशल सिक्योरिटी को सोशल असिस्टेंस के नाम पे भी करती है। देखो, असिस्ट करने का क्या मतलब होता है? किसी को हेल्प करना, और हम हेल्प करने के लिए किसी से पैसा नहीं लेते, राइट? तो इसी से याद रखना, बीपीएल के लिए अलग स्कीम सरकार लेके आती है, एपीएल के लिए अलग स्कीम सरकार लेकर के आती है, और उनको तरह तरह का योजना से हम सोशली सिक्योर करते हैं। ठीक है, कोविड के टाइम पे भी तुम देखे थे ना, बैंक अकाउंट में 500-500 रुपए इन लोगों के गया था। So it is like that. Now, सोशल सिक्योरिटी, देखो सरकार किसी की भी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, अलायंस हो, लेकिन सोशल सिक्योरिटी को एक एक प्राइमरी काम में रखा जाता है। सारी सरकार ये काम पे ध्यान देती है। वाई? इसलिए क्योंकि हम एक वेलफेयर स्टेट है। इंडिया के संविधान में ये लिखा हुआ है कि हम एक वेलफेयर स्टेट है। वी आर अ वेलफेयर स्टेट एंड it is mentioned in the directive principles of state policy, article 41A, कि the state shall within the scope of its authority should work for its people। यानी जितना पैसा है इंडिया के पास, उसके कैपेसिटी में रहते हुए हम लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं, वेलफेयर स्टेट होने के कारण। दिस इज द रीजन every government takes care of this fact. Now, what is the objective of social security? Social security का objective क्या होता है? देखो, क्या होगा अगर सोशल असिस्टेंस नहीं दिया जाएगा? तुम लोग सोच के बताओ जरा। अगर सोशल असिस्टेंस नहीं दिया जाए, या चलो सोशल सिक्योरिटी पूरा इंश्योरेंस की भी बात करो, उसको अगर नहीं दिया जाए, यानी डेथ के लिए तुम इम्यून नहीं हो, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं हो, तो क्या होगा? बताओ, कोई आइडिया? एनीवन?
मैम पॉवर्टी और इंक्रीज होगा बोल सकते हैं। पॉवर्टी और इंक्रीज होगी, ठीक है। और पॉवर्टी इंक्रीज होगा तो उस फैमिली का पूरा हैम्पर करेगा, स्टूडेंट्स होंगे या बच्चे होंगे जो भी, उनको आगे पढ़ा नहीं पाएंगे, फ्यूचर भी इम्पैक्ट करेगा। देखो, सोशल सिक्योरिटी टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद कुछ एग्जाम्स होता है जो ग्रेजुएशन लेवल पे भी होता है, और वहाँ सोशल सिक्योरिटी एक पूरा का पूरा पेपर होता है, इसीलिए यू शुड हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। देखो, सोशल सिक्योरिटी, पहली बात, हमारे यहाँ जॉब्स का नेचर ऐसा है, तुम देखो, अगर यहाँ से किसी सोल्जर को कश्मीर भेजा जाता है, ठीक है, और अगर वहां तुम सैलरी बढ़ा के नहीं दोगे, तुम एक्स्ट्रा पैसा नहीं दोगे, तो क्या उसका मोटिवेशन रहेगा वहां काम करने के लिए? नहीं रहेगा ना। when that person is working there, that person has it in his mind कि I am getting money more than my counterparts. दूसरी चीज, कुछ hazardous nature of work होता है फैक्ट्री में जो बहुत डेंजरस होता है। वो hazardous nature of work पे कोई भी इंसान काम नहीं करना चाहेगा अगर तुम उसको सोशली प्रोटेक्ट नहीं करोगे। डीप डाउन इनसाइड उस इंसान के दिमाग में भी ये चीज होती है कि मैं, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इन दैट केस मेरी फैमिली को सिक्योरिटी है। एक सोल्जर का सबसे बड़ा सिक्योरिटी क्या होता है? अभी अग्निवीर के बारे में इतना विरोध क्यों हो रहा है इस स्कीम के बारे में? बिकॉज आफ्टर यू हैव वर्क लाइक आफ्टर 4 years, there's nobody, you get one time lump sum amount, but after that there's nobody to take care of you and your family. और otherwise आर्मी एक pensionable job थी, ठीक है। So even if something happened to the soldier or the family or the army men, their family was taken care of by the money. Hazardous nature of work पे भी employees को retain करने के लिए social security important होता है। Next is, अभी हम तुम लोग को एग्जाम्पल देके, अभी जो चार्ट बताए उस चार्ट, I would have preferred a drawing on the board, but since this is an online class, I had to speak it like that. आपको बताएं कि कितना मेजर पोर्शन इंडिया का डिपेंडेंट है वैसे लोगों पे जो कि अर्निंग है। तो वैसे आप भी तो डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे, राइट? अगर आपके पेरेंट को, पापा या मम्मी या बोथ जो भी काम कर रहे हैं, उनको अगर सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी तो कहीं ना कहीं आपकी भी सिक्योरिटी जा रही है उससे, राइट? नेक्स्ट इज, देखो, अगर नीचे तबके के लोगों को ध्यान नहीं दिया जाएगा, अगर उनको ये हर महीने का पैसा जो विधवा योजना है या जो कुछ और है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये चीजें अगर नहीं दी जाएंगी तो बहुत चांसेस है कि सोसाइटी में क्राइम बढ़ जाए। जैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग बढ़ जाएगी। खाना तो खाना है ना कहीं से भी, तो फिर आप देखते हैं कि ये बच्चे बेचना और ये सब का काम ज्यादातर झारखंड बंगाल से होता है, बिहार झारखंड बंगाल होता है ना, क्योंकि यहाँ गरीबी बहुत है। सो सोसाइटी कैन विटनेस an increase in women prostitution, can increase in human trafficking, child trafficking. कई बार ऐसा केस सुनने को आया जहां गरीबी की वजह से लोग पैसे की वजह से अपनी किडनी बेचने के लिए तैयार हो गए, एक किडनी, just because they know that they can function well on one kidney. Okay, there are women who are pushed into the work of prostitution. They knew because गरीबी बहुत है, चोरी बढ़ जाएगी सोसाइटी में। ओके, कोविड के टाइम पे जब अब्रप्टली इतने लोगों का जॉब चला गया था तो सोसाइटल प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहा था, और एक डायरेक्ट रिलेशन है इन दोनों चीजों के बीच। That's why social security just does not have an economic implication in society. It does have social impact also. और ये वैसी कंडीशंस होती हैं लाइफ की, वैसी कंटिजेंसी होती है लाइफ की, जब आप वर्किंग कैपेसिटी, अपनी फुल वर्किंग कैपेसिटी को यूटिलाइज कर ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं कर सकते। सो इन दैट केस यू हैव टू get help from society as a large. Understood?
समझ में आया? Yes, ma'am. Now, there are some laws that govern social security. ये लास्ट में बता देते हैं थोड़ा. सोशल सिक्योरिटी को गवर्न करने वाला कौन कौन सा लॉ है, वो लॉ लिख लो. ये लिख लो तुम लोग कौन कौन सा लॉ है डन. The Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952. The Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952. Next, ESI Act 1948. ये पूरा एक्ट पे 2-3 क्लास हो सकता है कि एक्ट के अंदर क्या है, लेकिन सिंस तुमको इतना डिटेल्स नहीं जाना है इसीलिए हम नहीं बता रहे, सिर्फ एक्ट का नाम जान लो. एमबीए करोगे तो वहां पढ़ना. ESI Act 1948. Next, the Payments of Gratuity Act 1972. The Payments of Gratuity Act 1972. Next, the Maternity Benefit Act 1961. Next, the Maternity Benefit Act 1961. Next, Workmen Compensation Act 1923. Workmen Compensation Act 1923. Done? ठीक है. These are the acts that guide social security in case of social insurance, जिससे आपको ज्यादा मतलब है. असिस्टेंस आपको न्यूज़पेपर में भी मिल जाएगा. ये बताओ कि सरकार जैसे कहीं तुम देखे होगे कि अर्थक्वेक में या बाढ़ आ गई तो वो आपदा रिलीफ फंड से जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है? पैसा टैक्स से. जो हम और आप टैक्स देते हैं उसका पैसा होता है. तो ये सोशल सिक्योरिटी का भी असिस्टेंस के लिए जो पैसा आता है वो टैक्सेशन सिस्टम से आता है. इसीलिए ये डिपेंड करता है कैबिनेट पे. ओके, ये कैबिनेट कितने की मंजूरी देती है इस बार के लिए. While social insurance is governed by law. कुछ समझ में आया सोशल सिक्योरिटी? Yes, ma'am. Ma'am, first law Yes, ma'am. का एक बार repeat कर दीजिए. The Provident Fund (PF), the Provident Fund and miscellaneous क्योंकि उसमें और भी चीजें हैं. Miscellaneous Provisions Act, the Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952. Done? Yes, ma'am. Pratyay, have you taken the screenshot? यस मैम, सेंड कर देते हैं. Really? ठीक है. चलो. See you in the next class.